और यथार्थ के अवलोकन की दृष्टि से भी। तो यहाँ मैं आपको आज़ादी के बाद जो कहानियाँ लिखी गई वो कहानियाँ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि इतिहास की दृष्टि से उसको हम देखेंगे कि हिंदी कहानी का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार हुआ। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और 5 मिनट का वक्त मैं लेता हूँ ताकि वो एक तारतम्य बन जाएगा। हमने शुरू की थी कहानी 1900 से, जब इंदुमती की बात की थी, एक टोकरी भर मिट्टी की थी, और उसके पहले रानी केतकी की कहानी की बात की थी। तो आपने उस दौर की कहानियों की चर्चा करते हुए मैंने ये बताया था कि उस दौर की कहानियों में जो भारतीय कहानी है, वो भारतीय कहानी की जो परंपरा है, उस भारतीय कहानी का जो आख्यान है, वो आख्यान परक कहानियाँ उस दौर में लिखी गई। लेकिन इसके बावजूद जो उस समय का समकालीन यथार्थ था, यानी हम परतंत्र थे, हम गुलाम थे, तो वो सारी कहानियों में कहीं ना कहीं ये आवाज़ मिलती है हमें। कुछ कहानियाँ बिल्कुल मनोरंजन प्रधान भी हुई, लेकिन अधिकांश कहानियों में राष्ट्र की आवाज़ हमें सुनाई देती है। उसके बाद जो मुख्य कहानीकार जिनके बारे में हमने पिछले व्याख्यान में हिंदी कहानी के विकास के अंतर्गत प्रेमचंद पर बात की, तो प्रेमचंद पर हमने विस्तार से बात की। उसके साथ साथ हमने जैनेन्द्र और अज्ञेय पर भी बात की थी, जो इस दौर के प्रमुख कथाकार हैं। तो प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक बहुत ऊंचाई दी, और उनकी कहानियों में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उनकी कहानियाँ भी आख्यान परक हैं, उनकी कहानियों में भी आख्यायिकाओं के गुण हैं, लेकिन उनकी कहानी में जो यथार्थ सामने आया, जो सच सामने आया, और जो समस्याएं सामने आई, वो बहुत व्यापक थी। जैसे प्रेमचंद ने जो स्त्रियों की जो स्थिति है, उस स्त्रियों की स्थिति पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी, और उसको एक आलोचनात्मक मानदंड भी प्रदान किया। इसी के साथ साथ प्रेमचंद ने जो भारत का शोषित वर्ग था, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी, वो दलित, उन पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी और अपने ढंग से लिखी, और उस यथार्थ को जिस प्रकार उन्होंने वर्णित किया वो अद्भुत था। तीसरी तरह की कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थी, और हम कैसे गुलाम हुए इसकी भी खोज थी। शतरंज के खिलाड़ी का उदाहरण मैंने आपको दिया था, उसमें आप देखेंगे कि कैसे दो जो नवाब हैं वो शतरंज के लिए एक दूसरे की गर्दन उतार लेते हैं, लेकिन वो देश के लिए लड़ने को तैयार नहीं। तो ये जो जिनको देश की रक्षा करनी थी, जब उनका ऐसा चरित्र हो जाता है तो देश गुलाम होता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित थी, शराब के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन, पिकेटिंग, और किसी किसी कहानी में तो सीधे सीधे समर यात्रा का जिक्र। तो प्रेमचंद ने एक बड़ा कैनवास दिया हिंदी कहानी को, और शिल्प की दृष्टि से भी। और इसके अलावा जो ग्रामीण भारत था, वो ग्रामीण भारत को जिस तरह से हमारा औपनिवेशिक शासन प्रस्तुत कर रहा था, उसकी आलोचना की प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में, और बताया कि हमारी संस्कृति क्या है और हमारे किसान कैसे सोचते हैं, और उनकी गरीबी का कारण क्या है, उनका अज्ञान, उनकी अशिक्षा, और उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं और लगातार उनका शोषण हो रहा है। और इसके अलावा किसानों के भीतर उठने वाली जो विद्रोह की आकांक्षा है, कफन में उन्होंने इसको दिखाया है, पूस की रात में इसमें दिखाया है, ठाकुर का कुआं में भी एक विद्रोह की भावना दिखाई देती है, मंदिर में दिखाई देती है, घास वाली बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें ग्रामीण व्यवस्था के साथ साथ जो
किसानों के मन में, दलितों के मन में और मजदूरों और शोषितों के मन में जो एक विद्रोह का भाव जो उपज रहा था उसे अंकित किया है। इसके बाद दो प्रमुख कथाकार हमारे सामने आते हैं आज़ादी से पहले, वो अज्ञे और उपेंद्र नाथ अश्क, और इन लोगों ने और अलग अलग ढंग की कहानियाँ लिखी। अज्ञे ने विभाजन पर भी कहानियाँ लिखी और अज्ञे बाद में भी, आज़ादी के बाद भी लिखते रहे, अश्क भी आज़ादी के बाद लिखते रहे। जैनेन्द्र इस दौर के प्रमुख कथाकार हैं। जैनेन्द्र ने कहानियों को सामाजिक स्तर से उठाकर मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर ले गए और व्यक्ति के मनोविज्ञान को उन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी उन्होंने लिखी गाय पर, जैसे प्रेमचंद ने गोदान लिखी, एक गौ करके उनकी एक कहानी है। उसमें जो एक किसान का गाय से प्रेम है उसको उन्होंने दिखाया है। तो प्रेमचंद से काफ़ी प्रभावित थे जैनेन्द्र, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रभाव से बाहर निकले और उसमें उन्होंने मनोविज्ञान की तलाश की। खेल एक कहानी है जैनेन्द्र की जिसमें दो बच्चों को केंद्र में रखकर उन्होंने कहानी लिखी। तो कहानी के कई रास्ते खुल गए आज़ादी तक आते आते। और सुदर्शन लिख रहे थे, विश्वनाथ शर्मा कौशिक लिख रहे थे, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह लिख रहे थे। ये लोग अपने अपने ढंग की कहानियाँ लिख रहे थे और आम तौर पर इन सभी पर गांधी जी का प्रभाव था, सत्याग्रह का, अहिंसा का, हृदय परिवर्तन का, जिसमें मनुष्य को दोषी नहीं ठहराया जाता था बल्कि ठहराया जाता था उसके कर्म को, और ये माना जाता था कि मनुष्य के हृदय का परिवर्तन हो सकता है। प्रेमचंद में भी ये बात बार बार दिखाई देती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार हिंदी कहानी अपने पूरी व्यापकता में आज़ादी से पहले उसको जो यथार्थ चित्रण का अवसर मिला उसे पूरे रूप में यथार्थ का चित्रण किया। अब आज़ादी के बाद हम आते हैं। अब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी त्रासदी से भारत को गुजरना पड़ा। और भारत को हम सब लोग जानते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली तो बहुत ही दुखद स्थिति ये रही कि भारत का विभाजन हो गया। अच्छा, भारत का विभाजन हो गया ये तो दुख की बात थी, लेकिन उसके बाद जो एक हिंसा हुई, एक सांप्रदायिक तनाव हुआ और ख़ास तौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मार काट मची, वो उसने पूरी मानवता को हिला दिया। उसने पूरे बहुत लोगों को तोड़ दिया। घर परिवार छूट गए लोगों के, कई लोग तो मारे गए और जो बच गए वो भी बिल्कुल मृत प्राय ही थे, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे या भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। क्रिया हुई, प्रतिक्रिया हुई और इस पर बहुत सारी कहानियाँ इस दौर में लिखी गई। एक उर्दू के कथाकार हैं मंटो, उन्होंने भी इस पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी। तो इस दौर में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, जैसे भीष्म साहनी ने लिखा अमृतसर आ गया है। तो इसके अलावा भी बहुत देर तक आज़ादी और सांप्रदायिक तनाव पर कहानियाँ लिखी जाती रहीं, अभी भी लिखी जाती हैं। लेकिन उस दौर में जो कहानियाँ लिखी गई उसमें एक विषय ये भी महत्वपूर्ण था। तो आज हम जिस दौर की बात करेंगे 1947 से लेकर और 1960 तक की बात करेंगे, और अगर वक्त मिला तो 1960 के बाद की भी कहानियों का हम जिक्र करेंगे, नहीं तो अगले व्याख्यान में 1960 के बाद की कहानी, क्योंकि 1960 के जो पहले की कहानी है उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो है नई कहानी। अब नई कहानी उसको कहा गया, क्यों कहा गया नई कहानी? जो एक कहानी पत्रिका का
भैरव प्रसाद गुप्त ने संपादन किया और उसके बाद उसमें कई कहानियाँ निकली, तो उसको कहा गया कि ये नई कहानियाँ हैं। और आलोचकों ने भी उस पर काम किया, नामवर जी ने इस पर काम किया और इसको कहा कि ये नई कहानी है। और नामवर जी ने तो परिंदे को नई कहानी कहा और कहा कि हिंदी की पहली ये नई कहानी है। तो इस तरह से जो नई कहानी सामने आई वो मुख्य रूप से शहरी मध्य वर्ग की कहानी के रूप में उसको सामने रखा गया। और ये भी कहा गया कि इस दौर में जो कहानियाँ लिखी गईं उस कहानियों में घुटन है, उन कहानियों में संतरास है, उस कहानियों में गांव से शहर आए हुए लोगों को विस्थापना है। ये भी कहा गया कि इसमें उजड़े हुए और उखड़े लोगों की कथा है और एकल परिवार की कथा है जिसमें केवल स्त्री और पुरुष हैं, पति और पत्नी हैं, और उनके बीच का जो संबंध है वो संबंध किस प्रकार का रूखा संबंध विकसित हो रहा है पति और पत्नी के बीच में, वो सहज संबंध नहीं रह गया जो सहज संबंध पति और पत्नी के बीच होना चाहिए। तो ये सारे मुद्दे उभर के सामने आए। लेकिन ये कहना कि नई कहानी में केवल शहरी मध्य वर्ग की कथा कही गई, देखिए जिस समय शिव प्रसाद सिंह जैसे कथाकार, मार्कंडे जैसे कथाकार के रहते हुए अगर हम ये कहें कि इस दौर में केवल मध्य वर्ग और शहरी मध्य वर्ग को लेकर कहानियाँ लिखी गई तो उचित नहीं होगा। हालांकि जोर इसी तरफ रहा, मतलब कि देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो 80 से 82% जो जनता थी वो गाँव में रहती थी और मुश्किल से 18 से 20% लोग भारत में शहरों में रहते थे। अब शहरों में रहते थे तो उसमें भी एक छोटा सा मध्य वर्ग था, जो मध्य वर्ग बहुत उस समय बड़ा नहीं था, मध्य वर्ग बहुत छोटा था और 10 से 15% से ज़्यादा मध्य वर्ग का औसत नहीं था। तो और लेकिन इनकी कहानी सबसे ज़्यादा कही गई क्योंकि यही पढ़ने लिखने वाले लोग थे, यही लिखते थे और यही पढ़ते थे। पाठक भी इन्हीं के बीच में थे और लेखक भी इन्हीं के बीच से थे। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ लिखते हुए इन्होंने कहानियाँ लिखी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के बाद और 1960 तक पहले के भी कहानीकारों को ले लें और जिन्होंने 60 के बाद भी कहानियाँ जो लिखते रहे उनको भी ले लें, तो इस दौरान लगभग 125 से 150 लोगों ने कहानियाँ लिखी और लगभग एक जैसी कहानी लिखी, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग भंगिमाओं से। देखिए आज़ादी के बाद हिंसा हुई और उसके बाद एक जो बड़ी दुर्घटना हुई, आज़ादी के बाद भारत के साथ लगातार दुर्घटनाएं होती चली गई। वो ये हुआ कि महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद हमारा युद्ध हुआ चीन के साथ, धोखा हुआ हमारे साथ और उससे भी हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई। हम तैयार नहीं थे युद्ध के लिए और न हमारा जो नेतृत्व था वो विश्वास किया उसने चीन पर और चीन ने हमें धोखा दिया और आक्रमण किया हमारे ऊपर और हम तैयार नहीं थे, इसलिए उस आक्रमण को हम झेल नहीं पाए और जैसा कि इतिहास गवाह है कि उसमें हमारी हार हुई। लेकिन ये एक जो हार थी वो हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं थी, वो पूरे देश की हार थी। लेकिन ये 60 के बाद की कहानियों में इसका असर पड़ा जब मोह भंग हुआ।
इस समय जो कहानियाँ लिखी जा रही थी उसमें मध्यवर्ग के भीतर एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि भारत एक विस्तृत और आगे प्रगतिशील देश बनेगा और जो उद्योग धंधे खोले गए उसमें मजदूर भी आए। तो मजदूर आए तो मजदूरों की भी समस्याएं सामने आई, पूंजीपति आए, पूंजीपतियों की भी तिकड़में सामने आई। तो उन सब की कहानियाँ लिखी गई, लेकिन वैसी कहानियाँ कम इस दौर में लिखी गई। इस दौर में मुख्य रूप से मूल्य निर्माण और मूल्य भंग, यानी जो कुछ भी हमारे मूल्य थे, जो कुछ भी हमारी परंपराएं थीं, उन परंपराओं को एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखना शुरू किया हमारे कहानीकारों ने। प्रेमचंद ने भी, अज्ञे ने भी और जैनेन्द्र ने भी, इन तीनों ने परंपरा को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा था और ये भी अपनी परंपरा को आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे थे। तो देखने का नजरिया अलग अलग था। नहीं तो हमारे कहानीकार लगातार परंपराओं से, अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से टकरा रहे थे और प्रेमचंद ने जो शक्ति हिंदी कहानी को दी थी, उसी के बल पर, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नई कहानीकारों ने भी जो परंपरागत मूल्य थे, रूढ़ियां थीं, स्त्री के संबंध में, गरीब व्यक्तियों के संदर्भ में, दलितों के संदर्भ में जो एक मूल्यगत धारणा थी, उस मूल्यगत धारणा को तोड़ने का काम किया। और ये तोड़ने का काम जिस तरह से हमारी दुलाई वाली कहानी से भी आरंभ होता है, एक टोकरी मिट्टी से होता है, तो वो परंपरा लगातार आगे बढ़ती चली गई। और ये कहते हैं कि नई कहानी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि नए भावबोध की कहानी। अब ये सवाल ये उठता है कि इस नए भावबोध को समझने की जरूरत है। तो ये नया भावबोध जिसकी बार बार चर्चा होती है, वह नया भावबोध असल में वो शहरी भावबोध है। अभी तक की कहानियों में शहरी भावबोध, मध्य वर्ग का संकट कम आया था। हालांकि प्रेमचंद ने भी उस मसले को छुआ था, अज्ञे ने तो छुआ ही था, और जैनेन्द्र ने भी अपनी कहानियों में शहरी मध्य वर्ग का चित्रण किया था। लेकिन इस युग के कथाकारों ने मुख्य रूप से इसी को अपना केंद्र बनाया। बहुत सारे कहानीकार जो नए कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं, उसमें 3 नामों की बड़ी चर्चा हुई: कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। और बाकी कहानीकारों इनकी एक ये माना गया और कि यही 3 जो लेखक हैं वो उन्होंने नई कहानी का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन ऐसी बात है नहीं। तीनों ही बड़े कहानीकार हैं और तीनों ने ही मध्य वर्ग को अलग अलग कोणों से, अलग अलग ढंग से देखा है, और स्त्री और दलित समस्या को भी इन्होंने अपने अपने कोणों से देखा है और निश्चित रूप से एक मध्य वर्ग के रूप में देखा है। और मध्य वर्ग का जो नज़रिया होता है, उसी नज़रिए से कहीं कहीं मध्य वर्ग त्रिशंकु भी बन जाता है, जो जुड़ नहीं पाता है किसानों और मजदूरों से। तो वो दूरी तो इनकी बनी रही, वो दूरी तो किसानों और मजदूरों से इनकी बनी रही। लेकिन मध्य वर्ग के भीतर का जो अंतर्विरोध था, उस अंतर्विरोध को इन लोगों ने बहुत ही मुकम्मल ढंग से इन लोगों ने पेश किया। उसके बाद जो कहानीकार आते हैं, उनमें अमरकांत का नाम बहुत प्रमुख है। अब अमरकांत एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने मध्य वर्ग की भी कहानियाँ लिखी और डिप्टी कलेक्टरी जैसी कहानी लिखी,
दोपहर का भोजन जैसा, जिसमें मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षाओं और उनका जो अंतर्विरोध है उसकी चर्चा की। लेकिन उन्होंने ऐसी भी कहानियाँ लिखी जो एक, जिसको हम कहते हैं कि एक गरीब तबका है जिसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए, और वो सड़क पर चौराहे पर घूमता फिरता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि काम करते हैं लेकिन उनके काम का कोई सम्मान नहीं। तो जिंदगी और जोक उन्होंने कहानी लिखी। अब ये इस तीनों कहानियों में मध्य वर्ग के अनेक रूप सामने आते हैं। जो मध्य वर्ग जिस तरह से एक रोज खाने कमाने वाले गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार उसका शोषण करता है, एक गरीब व्यक्ति का अलग अलग ढंग से जिस तरह मध्य वर्ग के लोग शोषण करते हैं, कोई उससे खाना बनवाता है, कोई उससे पानी मंगवाता है, कोई उससे दूसरे छोटे काम करवाता है। लेकिन जब घर में कोई चीज चोरी हो जाती है तो उसी व्यक्ति को पीटते हैं, जबकि वो साड़ी मिलती है उनके घर में। तो ये जो मध्यवर्गीय मानसिकता है, और ये मध्यवर्गीय मानसिकता आज भी है। ये जिंदगी और जोक जो कहानी है वो हरेक मध्य वर्ग के व्यक्ति की मानसिकता का पर्दाफाश करता है। जब वो बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करने की बात तो दूर, लोग उससे घिन करते हैं। तो और उसके भीतर की जिजीविषा देखिए, एक व्यक्ति की जिजीविषा कि वो मरता ही नहीं है अंत तक। वो अपने मरने की खबर फैला देता है लेकिन मरता नहीं है। तो जो एक मेहनतकश इंसान है, उस मेहनतकश इंसान की जिजीविषा, तुम मारो हम नहीं मरेंगे, इतनी इम्यूनिटी कैसे? तो ये जो मध्य वर्ग और जो कामगार वर्ग है उसके बीच का जो संबंध अमरकांत ने दिखाया है वो गजब है, वो अद्भुत है। भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों में, मैं इन मुख्य कहानियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरा यह मानना है और अध्ययन के आधार पर मानना है, कोई ये मेरी निजी या व्यक्तिगत राय नहीं है। जब मैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होता हूं तो मेरी निजी राय का उतना महत्व नहीं है जितना कि मेरे अध्ययन किए हुए का सार मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मेरे अध्ययन का सार यह है कि केवल कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश ने ही मध्य वर्ग का चित्रण नहीं किया, स्त्री के विभिन्न रूपों का चित्रण नहीं किया, बल्कि इनसे अलग हटकर अलग अंदाज में अमरकांत ने किया, भीष्म साहनी ने किया। भीष्म साहनी ने मध्यम शहरी वर्ग का अपने मां के प्रति क्या रवैया होता है उसको दिखाया चीफ की दावत में। अमृतसर आ गया है में उन्होंने विभाजन के बाद की विभीषिका दिखाई। तो इस दौरान अपने अपने अनुभवों को अलग अलग ढंग से रख रहे थे, लेकिन मध्य वर्ग निश्चित रूप से इस दशक 51 से लेकर 60 तक मध्य वर्ग केंद्र में था। लेकिन महत्वपूर्ण कहानियां इसके इतर भी लिखी गईं, उसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। तीसरी कसम जैसी प्रेम कहानी लिखी गई। मुझे लगता है कि आजादी के बाद जितनी भी प्रेम कथाएं लिखी गईं उसमें तीसरी कसम जैसी प्रेम कथा अभी तक नहीं लिखी गई, क्योंकि उसका कैनवास बहुत बड़ा है। वह केवल दो व्यक्तियों का प्रेम नहीं है, बल्कि दो दुनिया को समानांतर रखकर
एक अभिव्यक्ति है। किसी ने मुझसे पूछा था, जब मैं सुनो कहानी सुनाता हूं ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन पर, आप भी सुना कीजिए, रोज 5:30 से 6 बजे तक मैं रोज सुनाता हूं। उसमें एक सवाल आया मेरे पास कि आप आध्यात्मिक कहानियां क्यों नहीं सुनाते? तो मैंने कहा, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म है मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाने का एक संबंध। और ईश्वर कौन है? अहम ब्रह्मास्मि। मनुष्य ही ईश्वर है, मानव धर्म ही ईश्वर धर्म है। विवेकानंद ने हमें यह रास्ता दिखाया था। इसलिए जो नई कहानी में जो कहानियां लिखी गई, उनमें यही आध्यात्मिक भाव है, मनुष्य को मनुष्य समझो। और तीसरी कसम में यही आध्यात्मिक प्रेम सामने आया है, जिस प्रेम में कोई मूर्तता नहीं है, कोई मानसालता नहीं है। मार्कंडे ने कहानी लिखी, शेखर जोशी ने बदबू जैसी कहानी लिखी। मजदूर की समस्या, जब वो अपने हाथों को छूता है तो उससे बदबू आती है, अपने व्यक्तित्व से बदबू आती है। मजदूरों के भीतर बताया कि मजदूरों की जिंदगी कैसे होती है। हरिशंकर परसाई ने लिखा कि जो प्रजातंत्र लोकतंत्र का सपना हमने देखा, वो कैसे भरभरा कर गिर रहा है। भोला राम का जीव आपने पढ़ा होगा, किस तरह पेंशन लेने के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और जब वो पेंशन नहीं मिलता है तो जाकर अपने पेंशन की फाइल में छिप जाता है। मृत्यु के बाद उसका जीव, कैसी विडंबना है। तो हरिशंकर परसाई ने पूरा एक एक्सरे चित्र खींचा है इस भ्रष्टाचार का। उनको पढ़ना भी जरूरी है। एक नया आलोक, एक नई दृष्टि दी है। इसी तरह धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह, विवेकी राय ने एक आधुनिक जीवन दिखाया हमें, नया जीवन बोध और नई दृष्टि दिखाई। अब ये जो नई कहानी है, उस नई कहानी में कहीं आपको प्रेमचंद मिलते हैं क्या? आमतौर पर नई कहानी के बारे में यह कहा जाता है कि नई कहानी प्रेमचंद की कहानियों से आगे बढ़ी हुई कहानी। लेकिन अगर आप नई कहानी को देखें तो हमको यह लगेगा कि प्रेमचंद ने जो परंपराएं स्थापित की थी, और उसमें यह था कि आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना, कहानियों में आलोचनात्मक दृष्टि। आमतौर पर प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानीकार उपन्यास कहा जाता है। मैं कहता हूं कि वो आलोचनात्मक दृष्टि है उनमें। वो आदर्श भी वही आलोचना से ही उपजती। तो प्रेमचंद के गांव में शोषित हैं, दलित हैं। तो अगर हम रेणु की कथा को देखें, अमरकांत को देखें, मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह और शेखर जोशी को देखें, तो उनकी कहानियों को हम पढ़ें तो देखें कि एक परंपरा है, जो प्रेमचंद की परंपरा है, वो परंपरा सीधे आ रही है। हाँ, उसका फॉर्म बदल रहा है, उसका प्रारूप बदल रहा है। अब मध्य वर्ग में क्या है, गांव से शहर में आया है व्यक्ति, और उसके बाद वो अपने को अकेला पा रहा है। ये अकेलेपन की जो समस्या है, या केवल अपनी पत्नी के साथ, और कोई नहीं है घर में, तो जो पत्नी और पति और पत्नी के बीच जो संबंधों की कृत्रिमता है, वो संबंधों की कृत्रिमता कई कहानियों में आया है। राम कुमार एक कहानीकार हैं नई कहानी के, शानी, उनके एक नाव के यात्री, राम कुमार का सेलर। अब इन कहानियों पर
विस्तार से चर्चा करने का अवसर नहीं है, इसलिए मैं केवल नामोल्लेख इसलिए कह रहा हूं कि एक प्रवृत्ति है जिसमें टूटते, अकेले, संत्रासित होते हुए मध्य वर्ग की कहानी। मध्य वर्ग की नियति यह है कि वो खुश नहीं रह सकता है, उसमें एक नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को इन कहानियों में दिखाया गया है। यानी मध्य वर्ग सकारात्मक दृष्टि से सोच नहीं सकता है, सोच सकता है तो तीसरी कसम। अब आप जिससे नामवर जी ने नई कहानी की पहली कहानी कहा परिंदे, परिंदे कहानी को पढ़िए, लंबी कहानी है, इस पर अलग से एक व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि कहानी पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं, मकसद नहीं, कहानी की प्रवृत्ति बताना। तो परिंदे में जो प्रवृत्ति आई है वह परिंदे एक प्रेम कहानी है। लतिका नाम की एक स्त्री की प्रेम कहानी है, लेकिन इस प्रेम में अकेलापन ज्यादा है, खुशी कम है, संत्रास ज्यादा है, ऊब ज्यादा है, समाज से भागने की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा है। ऐसा क्या हो गया है समाज में कि लोग भाग रहे हैं समाज से? लेकिन कहानी के अंत में निर्मल वर्मा एक बहुत सुंदर संकेत देते हैं। जब वह, उसकी जो एक विद्यार्थी है वो प्रेम करती है और उसका खत लतिका अपने पास रख लेती है, तो जो खत वापस करती है वो अपने विद्यार्थी को, वो एक संकेत है, एक सकारात्मकता का संकेत। कृष्णा सोबती, बहुत सारी स्त्रियों ने इस दौरान कथाएं लिखी। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है नई कहानी का। कृष्णा सोबती, बादलों के घेरे, उनकी एक और कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्का बदल गया, जो आजादी और विभाजन को लेकर जो कहानी लिखी। लेकिन जो बादलों के घेरे कहानी है, उसमें जो एक कहानी है वो कहानी एक अकेले प्रेम कहानी है और वो प्रेमिका मर रही है और बिल्कुल अलग ढंग की कहानी है। ऐसा प्रेम जिसमें केवल त्याग ही त्याग है और ऐसा लगता है अंधकार है, पहाड़ है, वही पहाड़ जो पहाड़ हमें लतिका को देखने से प्रतीत होता है। तो जो कहानीकार प्रेम कथाएं भी लिख रहे हैं, उन प्रेम कथाओं में अवसाद ज्यादा है। जो मध्यवर्गीय कहानीकार हैं उनमें अवसाद उनके प्रेम में ज्यादा है, उनके प्रेम में कोई खुशी, कोई मंगल भावना नहीं। मोहन राकेश भी जब कहानियां लिखते हैं, कई कहानियां लिखी उन्होंने, एक और जिंदगी, बहुत कहानियां लिखी, लेकिन कुछ का मैं जिक्र कर रहा हूं। मलबे का मालिक, 5वें माले का फ्लैट, ग्लास टैंक, लेकिन और इसमें सब मध्यवर्गीय कुंठाएं। लेकिन एक कहानी की चर्चा मैं करना चाहूंगा, आर्द्रा कहानी है, कि इसमें एक मां की दुविधा है कि वो किस बेटे के पास रहे, और वो अंत में निर्णय करती है कि वह उस बेटे के पास रहेगी जिसको उसकी ज्यादा जरूरत। तो एक इस तरह की भी कहानियां मोहन राकेश लिख रहे थे। और मोहन राकेश स्त्रियों को लेकर उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और एक दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है, स्त्रियों का भी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसी तरह मोहन राकेश ने स्त्री दृष्टिकोण से कहानी प्रस्तुत की है और स्त्रियों को एक नए एंगल से देखने का प्रयास किया है। जहां लक्ष्मी कैद है, राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी, तो मध्य वर्ग के टूटना, स्त्रियों के को अलग ढंग से देखना, स्त्रियों का संघर्ष, मध्यवर्गीय स्त्रियों का संघर्ष, स्त्रियों का अलग ढंग से आना, दाम्पत्य जीवन की विडंबना, इन सब की चर्चा कहानियों में हुई है। मैं एक कहानी की चर्चा करना चाहूंगा। नलिन विलोचन शर्मा इस दौर के एक
कहानीकार हैं जो नकेन वाद हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक नरेश केसरी और नलिन है। तो ये नलिन विलोचन शर्मा ने थोड़ी सी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो है विष के दांत। अब ये जो विष के दांत हैं वो कौन से विष के दांत? और मध्य वर्ग, इसमें भी एक मध्य वर्ग है, उच्च मध्य वर्ग है ये, और एक उसको आप देख सकते हैं एक पूंजीपति के रूप में भी। वो किस तरह से अपने ड्राइवर के बेटे के साथ सलूक करता है, अपने ड्राइवर के साथ सलूक करता है, लेकिन ड्राइवर का बेटा, जो मालिक का बेटा है खोखा, उसको एक घूसा मार के उसके दांत तोड़ देता है। और ये नलिन जी दिखाते हैं कि किस तरह से अगर मजदूर जागेगा एक दिन तो संघर्ष होगा, तो वो पूंजीपतियों के विष के दांत तोड़ देगा। तो इसमें एक दिशा दिखाई है कि जिस तरह से भारत में उद्योगों के विकास के साथ साथ मजदूरों का भी जन्म हो रहा है और उनमें ताकत पनप रही है, उसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। तो इस तरह से उषा प्रियंवदा इस दौर की बहुत महत्वपूर्ण कथाकार है, और उनकी एक वापसी कहानी जो मध्य वर्ग का जो परिवार है, उस परिवार में जब पिता लौटता है तो उसको कैसे देखते हैं। और इसके अलावा वो स्त्रियों को दिखाते हैं कि प्रेम और परिणय का द्वंद्व, ये प्रेम और परिणय का द्वंद्व केवल उषा प्रियंवदा ने ही नहीं, बल्कि मन्नू भंडारी ने भी अपनी कहानियों में दिखाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये पुराने मूल्यों को चुनौती है। एक कहानी है, एक कहानीकार हैं विवेकी राय, इनकी चर्चा कहानीकार के रूप में बहुत कम की जाती है, लेकिन नई कहानी के दौर में ही इन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की। हालांकि इन्होंने कहानियां तो आज़ादी से पहले भी लिखी थी, और इन्होंने जो पहली कहानी लिखी थी 1945, चूंकि मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन कहानीकारों की चर्चा कम की जाती है। 1945 में उन्होंने कहानी लिखी पाकिस्तानी, और ये पहली कहानी है हिंदी में जो विभाजन के विरोध में लिखी गई है। तो इस कहानी को आप लोग जरूर पढ़िए। विवेकी राय का एक संग्रह समल गमला नाम से निकला हुआ है, उसको पढ़िए और उसमें उनकी कहानियों का आनंद लीजिए। उन्होंने कहानी लिखी कफन, वो प्रेमचंद से प्रभावित थे, तो उनकी कफन कहानी से कफन मिला, इसे जरूर पढ़िए कि आज़ादी के बाद। और नलिन विलोचन शर्मा ने भी इस तरह की कहानियां लिखी कि आज़ादी के बाद जो गरीब तबका है, उस गरीब तबका के आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। ये केवल कुछ मध्य वर्ग लूट कर ले जाते हैं, कुछ पूंजीपति लूट के ले जाते हैं, कुछ नेतागण ले जाते हैं, गरीबों के पास कुछ नहीं बचता। आज भी गरीबों के पास कुछ नहीं, उनके पास न घर है, न रहने को जगह है, न वो दिल्ली के हैं न अपने गांव के। वो दिल्ली आते हैं लेकिन अपने गांव जाना चाहते हैं तो गांव नहीं जा पाते, गांव से दिल्ली आना चाहते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति है। और इसकी बहुत थोड़ी चर्चा हुई है नई कहानी के दौर में, लेकिन विवेकी राय जैसे कहानीकारों ने इसकी चर्चा की है। तो एक मुख्य रूप से इस दौर में जो कहानियां लिखी गई वो मध्य वर्ग की कहानियां थी, मध्य वर्ग की विडंबना की कहानियां थी, उनके अकेलेपन और कुंठा की कहानियां थी। लेकिन इसके अलावा जो संपूर्ण भारत बनता है, उस संपूर्ण भारत की भी कहानियां लिखी गई, जैसा कि मैंने आपको कहा, जिसके अगुआ फणीश्वरनाथ रेणु हैं, रामदरस मिश्र हैं, विवेकी राय हैं, जिन्होंने ग्रामीण भारत की, जो सच्चा भारत है, जहां आज़ादी के समय 80% से ज़्यादा जनता गांव में रहती थी, उसकी कहानी इन लोगों ने कही है। लेकिन इनको उस समय आलोचकों ने नज़रअंदाज किया। तो नई कहानी को पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि नई कहानी का दौर आज़ादी के बाद को समझने का दौर था, और कहानीकारों ने
मध्य वर्ग को समझने की कोशिश की, आजादी के बाद हुए विकास को समझने की कोशिश की, प्रेम कथाएं लिखी और इसके साथ साथ गांव की भी कथा लिखी, मजदूरों की भी कथा लिखी, गरीबों की भी, शहर में जो गरीब रहते हैं उनकी भी कथा लिखी। लेकिन मुख्य रूप से जो मध्य वर्ग का अंतर्विरोध है, वह मध्य वर्ग का अंतर्विरोध नई कहानी में मुख्य रूप से सामने आया। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि मैंने जो आपको बताया वो आपको मुकम्मल लगा होगा और आगे भी हिंदी कहानी का विकास का व्याख्यान जारी रहेगा, क्योंकि मैं उसको 2020 तक लाना चाहता हूं और अभी तक हम पहुंचे हैं 2060 तक। तो लगातार मेरी ये हिंदी कहानी के विकास की कक्षा चलती रहेगी और मैंने आज सोचा था कि 1970 तक जाऊंगा, लेकिन 1960 तक ही हमारी घड़ी बता रही है कि समय समाप्त हो चुका है। तो मैं आज अभी आपसे विदा लेता हूं, फिर अगली बार जब उपस्थित होऊंगा तो 1960 के बाद की कहानियों पर का जिक्र करूंगा और जहां तक पहुंच पाऊंगा वहां तक विराम लूंगा, फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान श्रृंखला में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।